नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रपथ में। इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं हिमानी। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह के विवाद के बाद एक और नया मामला सामने आया। अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा का बयान, मीना मस्जिद पर अवैध कब्जा। देश में 5G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन राजस्थान स्थित नाथद्वारा के श्रीनाथ मंदिर से होगा। क्वीन एलिजाबेथ दूसरे के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का लंदन पहुंचना जारी है। 19 सितंबर तक शहर के फुल होने के आसार। अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में भारतीय अमेरिकी समुदाय के जोड़ने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दाव खेलने जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने युद्ध के 200 दिन पार कर होते ही बड़ा जवाबी हमला किया। यूक्रेन ने 24 घंटों में ही रूसी कब्जे से बेस शहर को छुड़ा लिया है। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं गुजरात में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राज्य में राजनीति गर्म होती दिखती है। बडगाम विधायक जिग्नेश मेवानी पर हमले की घटना सामने आई है। मेवानी की सोशल मीडिया टीम ने अपने ट्विटर पर पोस्टर कर हमलावर की एक तस्वीर साझा की और इस बात की जानकारी दी। नर्मदा अपार्टमेंट वस्त्रल में जिग्नेश भाई मेवानी की बैठक में पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के फोल्डर लाबू देसाई मंच पर चढ़ गए और पुलिस की मौजूदगी में उन पर जानलेवा हमला किया। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम में तोड़फोड़ कर कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया गया। अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में सरकारी आवास गृहों में लंबे समय से चल रही अवैध गतिविधियों से स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। उन्होंने विधायक जिग्नेश भाई मेवानी को भेंट की, जिसके लिए जिग्नेश भाई ने क्षेत्र के नर्मदा अपार्टमेंट में रहने वाले 1000 से अधिक परिवारों से मुलाकात की। गलत मकानों को कानून के खिलाफ किराए पर दिया गया, जो आवास योजना के नियम के खिलाफ है। शराब का धंधा खुलेआम चल रहा था। फर्जी दस्तावेज बनाकर चुनाव कराए जा रहे थे। महिलाओं को खुलेआम प्रताड़ित किया जाता था। इन सभी मामलों को लेकर रामोल पुलिस, अहमदाबाद नगर निगम और डीसीपी स्तर पर कई बार लिखित अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब जिग्नेश मेवानी इन पीड़ितों से मिलने आए तो सार्वजनिक मंच पर लाबू देसाई द्वारा उन पर आक्रामक हमला किया जाता है। आरोपी गुजरात के पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा का नजदीकी लाबू देसाई है। बात करते हैं मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह के विवाद के बाद एक और नया मामला सामने आया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने श्री कृष्ण जन्मस्थान के निकट स्थित एक और मस्जिद को ठाकुर केशव देव की 13 एकड़ जमीन में स्थित बताया है। अदालत में दावा किया गया है कि यह मस्जिद अवैध अतिक्रमण है। हाल ही में इस पर नया निर्माण भी किया गया है, जो कि गलत है। अदालत से इसे हटाने की मांग की गई है। महासभा के कोषाध्यक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रस्तुत किए गए वाद में कहा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा और शाही ईदगाह को अतिक्रमण के रूप में खड़ा किया। इसके बाद औरंगजेब के वंशजों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पूर्वी सीमा पर कथित मीना मस्जिद बना डाली, जो कि गलत है, तथा इसे इस जमीन से हटाया जाए। इसे लेकर किए गए दावे में उनके द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा मीना मस्जिद के सचिव को पार्टी बनाया गया है। अदालत ने दावे पर सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख लगाई है। काशी विश्वनाथ के मामले में अदालत का फैसला स्वागत योग्य है। इसी फैसले को अनुसरण करते हुए मथुरा में भी अदालत निर्णय देगी और विपक्ष द्वारा 7 रूल 11 के प्रार्थना पत्रों को खारिज कर देगी। आज हमने माननीय सीनियर डिवीजन में सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन दावा पेश किया है। उसमें हमने मांग की है कि जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है उसकी पूर्वी दिशा में मीना मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है, वो बिल्कुल अवैध है। पहले औरंगजेब आया था, उसने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के उत्तरी दिशा में शाही ईदगाह का निर्माण कराया। उसके बाद अब औरंगजेब के वंशजों ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की पूर्वी दिशा को घेर लिया है और कथित मीना मस्जिद का निर्माण कर लिया है। अब 2 दिशा मंदिर की बची हैं, एक तो दक्षिण दिशा और एक पश्चिम दिशा। मुस्लिम पक्ष का ये वो षड्यंत्र है कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को चारों तरफ से ये लोग घेरना चाहते हैं। यदि सपा बसपा की सरकार आ जाएगी तो ये लोग मंदिर को घेर लेंगे
वो तो भाजपा की सरकार है जब ये रुके हुए हैं, नहीं तो इनका षड्यंत्र बहुत बड़ा है। इसमें विदेशों से भी फंडिंग आ रही है मुस्लिम पक्ष के लिए। ये लोग, इनका षड्यंत्र इतना बड़ा है कि जो जन्मभूमि का मंदिर है कृष्ण भगवान का, जहाँ भगवान कान्हा का जन्म हुआ था, उस स्थान को बदला नहीं जा सकता। क्यों? आप स्थान बदल सकते हैं लेकिन जन्म स्थान नहीं बदल सकते। तो मुस्लिम पक्ष के पास कोई सबूत तो है नहीं, वो कब्जा करना चाह रहा है, चारों दिशाओं को घेरना चाह रहा है। देश में 5G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन राजस्थान स्थित नाथद्वारा के श्रीनाथ मंदिर से होगा। इसकी जानकारी मंदिर से जुड़े सूत्रों से मिली है। सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने होने वाली बहू राधिका मर्चेंट के साथ श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। उन्होंने आराध्य देव श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों के साथ उन्होंने तमाम बिंदुओं पर चर्चा भी की। इससे पहले मार्च 2021 में अंबानी परिवार की बहू राधिका को आशीर्वाद दिलाने यहां आया था। मुकेश अंबानी और राधिका मर्चेंट ने शाम 5:30 बजे से 10:06 तक होने वाली झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर परंपरा के मुताबिक श्रीनाथ जी मंदिर के तिलक याद में बेटे विशाल बाबा ने ऊपर न उठकर स्वागत किया। पानवीरा प्रसाद भेंट किया। अंबानी ने बाबा से 5G इंटरनेट सेवा की लॉन्चिंग को लेकर अनौपचारिक बातचीत की। चर्चा के दौरान अंबानी ने देश में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ श्रीनाथ जी के दरबार से करने की इच्छा जाहिर की। हालांकि इस बात की आधिकारिक तौर पर किसी तरह की घोषणा नहीं हुई है। मंदिर तिलक याद से विदा लेकर अंबानी व उनके होने वाली बहू राधिका कुछ देर धीरज धाम में रुके। इसके बाद शाम 7:15 बजे अंबानी का काफिला धीरज धाम से उदयपुर के लिए रवाना हो गया। अंबानी परिवार के श्रीनाथ जी में आस्था रही है। इससे पूर्व अंबानी निजी चार्टर से डबोक उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां से सड़क मार्ग से नाथद्वारा पहुंचे। शाम 5:15 बजे मोती महल के गेट नंबर 3 से उन्होंने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। मुकेश अंबानी को भोग आरती में शामिल होना था। भोग आरती शाम 4:45 बजे से 10 मिनट के लिए खुले। अंबानी समय से पहुंच नहीं पाए। शाम 5:15 बजे उनका काफिला मोती महल की ओर से मंदिर में दाखिल हुआ। शाम 5:30 बजे आरती के लिए फिर भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन खुले। मुकेश अंबानी ने आरती के दर्शन किए। अंबानी का काफिला जब मंदिर की ओर बढ़ा तो नाथद्वारा चौपाटी पर लोगों की भीड़ उनकी एक झलक के लिए उत्साहित नजर आई। उद्योगपति मुकेश अंबानी की यात्रा को मद्देनजर नाथद्वारा में सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद रही है। धीरज धाम के बाहर आमतौर पर वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। सोमवार को यहाँ की स्थिति बदली हुई थी। किसी को गाड़ी पार्क करने की इजाजत नहीं दी गई थी। धीरज धाम पर सुरक्षा की दृष्टि से एक डिप्टी व एक सीआई सहित 30 से अधिक पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा जय हो। युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ दूसरे के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का लंदन पहुंचना जारी है। 19 सितंबर तक शहर के फुल होने के आसार है। ऐसा कहा जा रहा है कि एलिजाबेथ के फ्यूनरल में देश दुनिया से 10 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम दर्शन के लिए लोगों को 30 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। सोमवार को स्कॉटलैंड में क्वीन की अंतिम यात्रा निकली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग क्वीन को अंतिम विदाई देने के लिए जमा हुए।
वही किंग चार्ल्स ने साथ ही शाही परिवार के सदस्य रानी के ताबूत के पीछे चलते दिखे। क्वीन का पार्थिव शरीर बुधवार शाम 5 बजे लंदन में वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा जाएगा। अगले सोमवार यानी 19 सितंबर को सुबह 6:30 बजे तक रखा रहेगा। तभी अंतिम संस्कार के दिन रानी के दर्शन के लिए लोगों की 3 मील लंबी कतार में इंतजार करना पड़ सकता है। क्वीन एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर बुधवार को लंदन वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंचेगा। हमारे लोग यहाँ 4 दिन तक महारानी के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे सकेंगे। इसके लिए जगह जगह पोर्टेबल टॉयलेट, बैरियर और अन्य जरूरी चीजों का इंतजाम किया गया है। कुछ प्रशंसकों ने तो अभी से अपनी जगह रिजर्व कर ली है। वेस्टमिंस्टर एबे हॉल बुधवार शाम 5 बजे से अगले सोमवार सुबह 6:30 बजे तक दिन और रात आम लोगों के लिए खुला रहेगा। कहा जा रहा है कि क्वीन के अंतिम दर्शन के दौरान भारी संख्या में लोगों के मौजूद रहने का अनुमान है। वहीं खराब मौसम के चलते लोग अंतिम झलक पाने से वंचित भी रह सकते हैं। महारानी ने 8 सितंबर की देर रात अंतिम सांस ली थी। क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार शाही परंपरा के मुताबिक 10वें दिन यानी 19 सितंबर को होगा। फिलहाल उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी परंपराएं चल रही है। क्वीन एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर स्कॉटलैंड के बालमोरम कैसल के लंदन में बकिंघम पैलेस में लाया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिकी मिड टर्म चुनाव में अमेरिकी समुदाय को जोड़ने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। वे जल्दी हिंदी के नए चुनावी नारे के साथ आ रहे हैं। एक वीडियो कैंप में ट्रंप हिंदी में भारत अमेरिका का सबसे अच्छे दोस्त है ऐसा कहते हुए नजर आएंगे। ट्रंप का नया नारा भारतीय अमेरिकी समुदाय के बीच दिखाया जाएगा। शिकागो के व्यवसायी और ट्रंप की पार्टी के रणनीतिकार सौरभ कुमार ने हाल ही में ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आवास मार-ए-लागो में इसकी रिकॉर्डिंग की है। इससे पहले 2016 में ट्रंप के हिंदी नारे अब की बार ट्रंप सरकार के पीछे भी सौरभ कुमार ही थे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी नारे अब की बार मोदी सरकार से प्रेरित था। सुलभ ने ट्रंप बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोल पाता है, लेकिन उन्होंने महज 3 टेक में इस नारे को स्पष्ट रूप से बोल दिया। वो हंसते हुए कहते हैं कि वही हमारी टीम के लोगों के भारत शब्द का सही उच्चारण लेने में काफी दिक्कतें हुई और उन्हें 100 से अधिक रीटेक लेनी पड़ी। 2016 ट्रंप काफी 12 कर पाए। इसकी रिकॉर्डिंग ट्रंप टावर में की गई थी। उल्लेखनीय है कि नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव ट्रंप के लिए काफी अहम है। इसके नतीजे अमेरिकी राजनीति में उनका कद तय करेंगे। सुलभ बताते हैं कि मिड टर्म चुनाव को ध्यान में रखकर बनाए गए इस नारे का उद्देश्य रिपब्लिकन के समर्थन में भारतीय अमेरिकी मतदाताओं को जुटाना है। खासकर इन इलाकों को लक्षित करना है जहां 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप हारे थे। ओहियो, जॉर्जिया और ऐसे ही इलाके हैं। दरअसल भारतीय अमेरिकी स्विंग वालों राज्य में एक महत्वपूर्ण वोट के रूप यहाँ हार जीत 1000 या कुछ हजार वोटों से तय होती है। यूएस थिंक टेक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक चुनिंदा स्विंग राज्यों में भारतीय अमेरिकी आबादी जीत के अंतर से बड़ी है, जिसने 2016 में हिलेरी क्लिंटन व 2020 में ट्रंप को नजदीकी लड़ाई में बाहर कर दिया था। यूक्रेनी सेना ने युद्ध के 200 दिन पार कर होते ही बड़े जवाबी हमला किया है। यूक्रेन ने 24 घंटों में ही रूसी कब्जे से 20 शहरों को छुड़ा लिया। अब दक्षिणी डोनबास इलाके में ही रूस का कब्जा रह गया है। यूक्रेन सरकार ने प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि खार्किव से रूसी फौज वापस जा रही है। इधर यूक्रेन के मोर्चे पर रूसी सेनाओं के 5 उखड़ते देख राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने ही घर में घिर गए हैं। रूसी सांसद में पुतिन की पार्टी की सर्गेई मिरोनोव ने आरोप लगाया कि गलत फैसलों का कारण रूसी सेना यूक्रेन के मोर्चे के फतेह नहीं कर पाई है। पुतिन के समर्थक मिरोनोव ने कहा कि रविवार को मास्क डे मनाने की कोई जरूरत नहीं थी, जब यूक्रेन में रूसी सैनिक शहीद हो रहे हैं। उधर सेंट पीटरबर्ग में और वोल्गोग्राद में
राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन हुए। रूसी सेनाओं के समर्थन में यूक्रेन के विरुद्ध लड़ रहे चेचन सैन्य कमांडर रमजान कायदारोव ने कहा कि पूर्वी मोर्चे पर हार बड़ा झटका है। रमजान ने आरोप लगाया है कि रूसी कमांडर पुतिन को यूक्रेन मोर्चे के बारे में अंधेरे में रख रहे हैं। पुतिन को रूसी सेनाओं की मजबूत स्थिति की गलत जानकारी दी जा रही है। खार्किव सहित पूर्वी इलाकों में यूक्रेनी सेना अमेरिकी हार्म मिसाइल से रूसी सेनाओं पर कहर बरपा रही है। फाइटर जेट से दागी जाने वाली यह हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के रडार पर हमला करती है। अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसी 1200 मिसाइल दी है। रूसी की रडार सिस्टम के पास हार्म मिसाइल की कोई काट नहीं है। रूसी यूक्रेन के खिलाफ साइबर हमलों को तो अंजाम देता रहा है। जानकारों का कहना है कि पूर्वी मोर्चे पर मात खाने के बाद तिलमिलाया रूस केमिकल अटैक भी कर सकता है। रूसी सेना ने खार्किव के वाटर पावर सप्लाई ठिकानों पर बमबारी तेज कर दी है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन द्वारा मुक्त कराए गए शहरों पर जल्दी फिर कब्जा होगा। उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 15 और 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की मीटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेंगे। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि नेताओं के बीच रूस यूक्रेन जंग और फूड सिक्योरिटी जैसे अहम मसलों पर बातचीत हो सकती है। एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हिस्सा लेंगे। हालांकि अब तक यह साफ नहीं है कि मोदी इन दिनों नेताओं से आपसे बातचीत करेंगे या फिर नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले कहा कि मोदी जी को 2 द्विपक्षीय मुलाकातें तय हैं। पहली रूस राष्ट्रपति पुतिन के साथ और दूसरी मेजबान उज्बेक राष्ट्रपति शावकत के साथ। दोनों ही मुलाकातें एससीओ समिट के इतर यानी अलग होगी। फरवरी में रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई थी, अब यह तक जारी है। दोनों पक्षों को काफी नुकसान भी हुआ है। शुरुआती बढ़त के बाद हालिया दिनों में रूसी सेना को यूक्रेन के उत्तरी हिस्से में काफी नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़ा है। दूसरी तरफ इस जंग की वजह से फूड क्राइसिस गहरा गया है। मोदी और उज्बेक राष्ट्रपति यूक्रेन के मसले पर पुतिन के साथ मिलकर कुछ ठोस पहल कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी और पुतिन के बीच रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद कई बार फोन पर बातचीत हो चुकी है। जंग के शुरू होने के बाद दोनों पहली बार आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। इंडियन के छोटे नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। अब तक यहाँ साफ नहीं है कि मोदी चीनी राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे या फिर नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय भी इस मामले में कुछ बोलने से परहेज कर रहा है। एक और मुलाकात पर दुनिया और खासतौर पर अमेरिका की नजरें रहेंगी। जिनपिंग और पुतिन के बीच बातचीत का ऐलान दोनों देशों ने कर दिया है। दोनों ही देशों के अमेरिका की ठनी हुई है। ऐसे में एससीओ प्लेटफॉर्म पर बार वर्ल्ड ऑर्डर को प्रभावित कर सकता है। उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत मनीष प्रभात के मुताबिक कोविड की वजह से 2 साल तक बड़े नेता मुलाकात नहीं कर सके, लिहाजा इस बार मध्य एशियाई देशों के बिजनेस और ट्रेड को लेकर हम बातचीत हो सकती है। एक मुद्दा कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट से भी जुड़ा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी इस समिट में शामिल हो सकते हैं। अगर वो आते हैं तो ये माना जा रहा है कि मोदी और रईसी की मुलाकात जरूर होगी। उज्बेकिस्तान 2022 की एससीओ समिट का होस्ट है। 2023 में इसकी मेजबानी भारत को करनी है। तो जाने बुलेटिन में समय हो चला है। एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन सियासत अभी से गर्म है। पायलट समर्थक विधायक के एक बयान के बाद इस गर्मा गर्मी में अब खून की भी एंट्री हो गई है। मसूदा से विधायक राकेश पारिक ने कहा कि वह पायलट के लिए अपना खून का कतरा कतरा बहा देंगे। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि राजस्थान का पायलट जैसा जमीनी नेता मिला। मसूदा विधायक राकेश पारिक ने यह बयान अपने विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम के दौरान दिया था, लेकिन बयान की आंच गांव से निकलकर जयपुर और दिल्ली तक पहुंचने लगी है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही कांग्रेस पार्टी में हलचल शुरू हो गई है। राहुल गांधी के कांग्रेस की बागडोर संभालने से मना करने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत को दिल्ली भेजा जाएगा। इससे भी ज्यादा कयासबाजी इस बात की होने लगी है कि आगामी विधानसभा चुनाव की कमान सचिन पायलट को मिले। भले ही यह बात अभी तक किसी ने आधिकारिक तौर पर नहीं कही है, लेकिन पायलट समर्थक इसे हवा देने में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि मसूदा विधायक राकेश पारिक का यह बयान अनायास नहीं आया है। बहुत संभव है कि उन्होंने यह बयान जानबूझकर दिया हो। इस बयान के साथ आजकल का दौर केवल मसूदा ही नहीं, जयपुर और दिल्ली तक शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और समर्थकों ने अपने पक्ष में हवा बनाने की कवायद शुरू कर दी है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसमें यह काफी हद तक सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। मसूदा से विधायक राकेश पारिक पायलट के कट्टर समर्थक है। विधायक बनने से पहले वह पंचायत समिति के सदस्य थे। इससे पहले वह अपने गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। अपने क्षेत्र में गहरी पैठ रखने वाले राकेश पारिक को सचिन पायलट को आगे बढ़ने के लिए वर्ष 2024 में सचिन पायलट ने ही प्रेरित किया और वर्ष में 2018 विधानसभा का टिकट देकर चुनाव लड़ाया। इस चुनाव में उन्होंने भंवर सिंह पलारा की पत्नी सुशीला कंवर को हराया और विधानसभा पर पहुंच गए। वह कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का नबानन अभियान शुरू किया। ममता सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए भारी बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता जिलों से कोलकाता पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर कार्यक्रम के रोकने के लिए पुलिस भी तैयार है और जिलों से आ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू कर दी है। कोलकाता और हावड़ा में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जुलूस को रोकने के लिए शहर को चारों ओर से घेर लिया गया है। विभिन्न सड़कों को बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वाटर कैनल के साथ पुलिस तैयार है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विशेष आयुक्त दमयंती सेन सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। 2 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शहर के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा के प्रभारी है। सुरक्षा व्यवस्था में डीसी रैंक के 18 अधिकारी तैनात है। इसके अलावा 32 सहायक आयुक्त, 62 निरीक्षक तैनात है। शहर के अलग अलग हिस्सों से नवाजन जाने वाले भाजपा के जुलूस को रोकने के लिए 5 वाटर कैनन लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन से पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि पुलिस ने बीजेपी के इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी है।
हालांकि बीजेपी पुलिस की अनुमति के बिना नबानन अभियान के लिए तैयार है। मंगलवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हुगली ब्रिज और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक हावड़ा ब्रिज से बचने की सलाह दी गई है। पुलिस ने सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक मालवाहक वाहनों को शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। एनसी स्ट्रीट और कॉलेज स्ट्रीट पर सुबह 11 बजे से 3 बजे तक यातायात नियंत्रित रहेगा। वैकल्पिक मार्ग के रूप में पुलिस द्वारा एजेंसी को बोस रोड पर लेनिन सरानी पोलाली होते हुए आगे बढ़ने की सलाह दी गई है। स्टेट रोड और उत्तर की ओर से किंग्सवे जंक्शन पर दोपहर 12 बजे से भाजपा के कार्यक्रम के अंत तक यातायात नियंत्रित रहेगा। आशंका जताई जा रही है कि इससे आम लोगों को परेशानी हो सकती है। रविवार को नियंत्रण रेखा पर जम्मू कश्मीर से के बारामूला से कमान अमन सेतु तक एक साइकिल रैली में देश के विभिन्न हिस्सों से 140 से ज्यादा महिला साइकिल चालकों ने भाग लिया। यह रैली भारतीय सेना द्वारा कश्मीर घाटी में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी। डेका डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडर अजय चंदपुरिया ने कहा कि हमें कश्मीर की महिलाओं से केवल महिलाओं के लिए साइकिल रैली आयोजित करने का अनुरोध मिला। कश्मीर में महिलाओं की साइकिल रैली का यह दूसरा सीजन है। पिछले साइकिल सफलता के बाद भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए भारतीय सेना द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक मेगा रैली का आयोजन किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोनाली फोगाट मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच को मंजूरी दे दी है। इससे पहले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर सोनाली फोगाट की मौत की जांच सीबीआई को से कराने की सिफारिश की थी। फोगाट की अगस्त में गोवा में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसे 23 अगस्त को उत्तरी गोवा जिले के अंजुना के सेंट एंथोनी अस्पताल के उसके होटल से मृत लाया गया था। डॉक्टरों ने तब प्रथम दृष्टया कहा था कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हालांकि शव परीक्षण में उसके शरीर पर कई खून बल की चोटें सामने आई। रविवार को सोनाली फोगाट के परिवार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की, क्योंकि वे गोवा पुलिस द्वारा की गई जांच से संतुष्ट नहीं थे। बाद में खट्टर ने कहा कि उन्होंने लिखित में सीबीआई जांच के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले गोवा अपनी जांच पूरी करेगा और अगर परिवार आगे ही जांच की मांग करता है तो इसे सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि हमें गोवा पुलिस पर पूरा भरोसा है, लेकिन सोनाली फोगाट की बेटी की मांग और के चलते मैंने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। गोवा पुलिस के मामले में कई अच्छे सुराग मिले हैं और सोनाली फोगाट की बेटी और परिवार ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। मुझे कई लोगों से अनुरोध भी मिले हैं। मैं मामलों को सौंपने के लिए गृह मंत्री को एक पत्र लिखूंगा, ऐसा केंद्रीय एजेंसी उन्होंने बताया था। केस के बारे में होम मिनिस्टर को लिखा था और माननीय होम मिनिस्टर ने एक केस ऑलरेडी सीबीआई को दे दिया है। सीबीआई ने ये केस ले लिया है। आज से सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। हमारे गोवा पुलिस ने बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की थी। वो पूरी इन्वेस्टिगेशन हम सीबीआई के हैंडओवर करेंगे। मुझे लगता है निश्चित रूप से जो उनकी फैमिली की कंटिन्यूसली डिमांड थी, वो समुदाय की जो डिमांड थी, इसीलिए हमने वो सीबीआई को दे दिए। हमारी पूरी गोवा पुलिस उनको सहकार्य करेगी। बात करते हैं बिहार की नीतीश सरकार पर। विपक्ष के अलावा अब उन्हीं की सरकार के मंत्री भी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। दरअसल बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि कृषि विभाग में कई चोर लोग हैं और हम चोरों को सरदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके ऊपर भी कई सरदार मौजूद हैं। सरकार वही पुरानी है और इसके चाल चलन भी पुराने हैं। कृषि मंत्री ने इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने मंच से ही कहा कि जिन किसानों को धान की अच्छी खेती करनी होती है, वह बिहार राज्य बीज निगम के धान के बीज को तो लेते ही नहीं है। अगर किसी कारण ले भी जाते हैं तो उसे अपने खेतों में ही नहीं डालते। बीज निगम वालों ने किसान को राहत देने की जगह 100 से 150 करोड़ रुपए की चोरी कर लेते हैं। बता दें कि सुधाकर सिंह रविवार को कैमूर के चांद में मंत्री बनने पर अपने सम्मान समारोह में किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों और सरकार को भी आड़े हाथ लिया।
सुधाकर ने कहा कि सरकार से धान खरीदने के लिए कई एजेंसियों को शामिल करने का लिए कह रहा हूं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। मैं नौकरशाहों की नहीं बल्कि बड़े राजनेताओं की बात कर रहा हूं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि ये वही पुरानी सरकार है, इसके चाल चलन पुराने हैं। हम लोग तो कही हैं, लेकिन जनता को लगातार सरकार को आगाह करना होगा। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि हमारे विभाग का कोई ऐसा अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। इस तरह से हम चोरों के सरदार हुए। आप पुतला फूंकते रहिए, इससे मुझे याद रहेगा कि किसान मुझसे नाराज हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यह लगेगा कि जिले में सब ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कैबिनेट में मैं अकेले बोलता हूं तो उन्हें लगता है कि उनकी अपनी समस्या है। अगर हर कोई बोलता है तो हमारे ऊपर जो बैठे हैं वो लोग भी सुनेंगे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्रप्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।